इसमें देखिए बोर साहब ने, रदरफोर्ड ने ये बताया था। रदरफोर्ड, देखो बात समझो, एटम में हमको पढ़ना क्या, बात समझिए। एटम में पहले क्या था, एटम होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डाल्टन का मॉडल किया, फिर क्या किया, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल और ये सब, ठीक है। बस नाम जानना है, वो सिलेबस में आपके नहीं है। फिर हमने देखा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या इसी को क्या बोलते हैं, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। और डिपेंडिंग अपॉन द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हम लोग ने क्या बनाया, रदरफोर्ड का मॉडल। मतलब रदरफोर्ड ने ही मॉडल बनाया, किसके बेसिस पे बनाया, गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, ये बताई कि एक न्यूक्लियस होता है, बहुत ही डेंसली कंसंट्रेटेड होता है, उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन उसके रिवॉल्व करता रहता है। मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एटम का होता है वो क्या होता है, खाली होता है। कल हमने इसको बताया था, इसकी रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻15। और इसकी कितनी होती है, मतलब एटम की रेडियस हम देखें तो कितनी है, 10⁻⁻10। तो ये एटम की रेडियस है। फिर मैंने बताया था 10⁻⁻10, और अगर इसको डिवाइड करो 10⁻⁻15 तो कितना आया, 10⁻5, यानी कितना, 5, 1,00,000। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 लाख, इलेक्ट्रॉन जो है कि जो रेडियस है वो न्यूक्लियस की रेडियस से कितने गुना है, 1,00,000 गुना है। इसको ऐसे लिखने पे समझ में नहीं आता है, ये 10⁻⁻10 लगता है थोड़ा सा ही तो अंतर है, लेकिन आप देखिए डिवाइड करिए, ये किसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ एटम, और ये क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। डिवाइड करिए रेडियस ऑफ एटम को रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो रेडियस ऑफ एटम कितनी है, 10 गुना, 10 गुना छोटा है, 1,00,000 गुना छोटा है। और जो एटम है वो 1,00,000 गुना बड़ा है। छोटा कितना छोटा सा होगा, न्यूक्लियस जो है क्या है, बहुत ही छोटा। बट रदरफोर्ड साहब एक बात और कह गए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जरूरी नहीं है कि इसमें इस ऑर्बिट में हो सकता है इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। और यही बात वो गलत कहे गए, क्योंकि उन्होंने जब देखा अगर एनी ऑर्बिट में हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तो हमारा जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए कैसा मिलना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। कैसा मिलना चाहिए, स्पेक्ट्रम अभी बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, मैं कराऊंगा आपको, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है, कंटिन्यूअस मिलना चाहिए। अगर सारी एनर्जी लेवल है तो स्पेक्ट्रम कैसा, कंटिन्यूअस। लेकिन एक्चुअल में क्या मिला हमको, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो हमने देखा स्पेक्ट्रल लाइन कैसी मिली थी, डिस्क्रीट मिल रही थी। कहीं लाइन स्पेक्ट्रम मिला, कहीं पे स्पेक्ट्रल लाइन मिली, मतलब हमारी जो लाइन मिल रही थी वो कैसी थी, डिस्क्रीट थी। क्या थी, डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम था। तो हमें यह समझ में आया कि ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो नहीं हो सकता। फिर बोर साहब इसके ऊपर क्या किए, रिसर्च वगैरह किया। बोर को इसके लिए नोबेल प्राइज वगैरह भी मिला था। बोर ने क्या किया, इसके ऊपर रिसर्च किया, तो उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता है। एक सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट है, एक सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट है, उसी में रिवॉल्व करता है। ऐसा नहीं इसका मन है कहीं भी रिवॉल्व करे। इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है, फिर ये ऑर्बिट है, फिर ये ऑर्बिट है, फिर ये मान लीजिए ऑर्बिट है, ठीक है। तो ये n बराबर 1 वाला ऑर्बिट, ये n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। तो इनकी सबकी एनर्जी अभी हम लोग निकालेंगे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट होगी -13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और Z बराबर 1, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो Z बराबर 1, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है ना, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा, -13.6, कितना आएगा, -13.6। n बराबर, अब इसको लिखाऊंगा ढंग से, बस केवल नोट कर लो, ऐसे समरी दे रहा हूं केवल। हाँ, n बराबर 2 रखोगे, जब 2 रखोगे तो 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, -3.6, 3.6 है, 3.4 है, 3.4, कितना आएगा, 3.4। ऐसे ऐसे क्या करता जाएगा, ये एनर्जी इसकी बढ़ रही है कि कम हो रही है। देखो ये निगेटिव है, देखो निगेटिव एनर्जी होने का मतलब क्या है,
जो इलेक्ट्रॉन, एक बात और समझो, जो ऑर्बिट का एनर्जी लेवल, वही इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उसकी जो एनर्जी होती है, वही एनर्जी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है। ये किसने बोला, बोहर साहब ने बोला। किसने, बोहर ने। ठीक है, बोहर साहब ने नहीं, वो तो मेरा तरीका है। किसने बोला, बोहर ने बोला। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी ऑर्बिट में घूमता है वही एनर्जी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है। तो देखो निगेटिव एनर्जी आ रही है, इसका मतलब क्या है, निगेटिव एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये बाउंडेड है। ये क्या है, बाउंडेड है, इसने लोन ले रखा है, ये डेप्थ में है। इसको इतना पैसा दे दो, मतलब समझ लो कि बंधुआ मजदूर है, उसने लोन ले रखा है। कितना लोन ले रखा है, -13.6, और किसी ने -13.6 इसको दे दिया कि लो भाई हमने लोन तुम्हारा पूरा कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। किससे फ्री हो जाएगा, एटम से फ्री हो जाएगा। अभी चाहे इसमें है, चाहे इसमें है, चाहे इसमें है, इस न्यूक्लियस से क्या है, बाउंडेड है। इससे क्या है, बाउंडेड। और इसको एनर्जी दी तो क्या हुआ, फ्री हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप इसको क्या बोलते हैं, हायर एनर्जी लेवल बोलते हैं, बोले ऐसा नो। तो ये क्या है, 13.6 लोअर एनर्जी लेवल। एनर्जी इसको दी तो ये किसमें आ गया, हायर एनर्जी लेवल। फिर और एनर्जी दी तो उसके ऊपर, फिर और एनर्जी दी तो उसके ऊपर, और ज्यादा एनर्जी दी तो फ्री हो गया। -13.6 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा ना। तो ये एटम जो इलेक्ट्रॉन है, ये इससे, न्यूक्लियस से आपका जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। एक तरीके से ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम अगले में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट सेल है, इसको बोलते हैं के, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं एन। ठीक है, के एल एम एन। तो ये सारी चीजें किसने बताई, ये बोहर के एटॉमिक मॉडल में बताई। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, बात समझ में आ गई। ठीक है, इसकी हम लोग आज का टॉपिक क्या है, पहली बात तो ये इक्वेशन निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि अगर सेल में घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी देखेंगे कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, फिर हम लोग टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। फिर ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला डेवलप करेंगे, इसको निकालेंगे आज। ठीक है, एक बार निकाल लेंगे, बाद में याद तो आपको यही रखना है, याद तो यही रखना है। तो पूरी चर्चा हम लोग आज क्लास की यही करेंगे। चलो फिर नोट करते हैं, लिखिए। इन 1913, नोट बहुत करना है मॉडर्न फिजिक्स में। इन 1913 बोहर गिव हिज एटॉमिक मॉडल। इन 1913 बोहर गिव्स his atomic model with some in 1913 Bohr gave his atomic model with some modification in Rutherford model, with some modification in Rutherford model. लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। फर्स्ट पॉइंट क्या क्या दिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। नेक्स्ट, इसी में लिखो these orbit, फर्स्ट पॉइंट है ये, फर्स्ट पॉइंट में लिखिए इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। इसी में लिखिए these orbit have fixed energy, these orbits have fixed energy and these are called energy level और stationary state। energy level और energy state और एनर्जी स्टेट, एनर्जी स्टेट नहीं, एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट। क्या, स्टेशनरी, एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, these were named as KLMN, these were named as KLMN। लिख लो KLMN।
एम एन। अगर ये n बराबर 1 है तो क्या होगा k, n बराबर 2 है तो l, n बराबर 3 है तो m, n बराबर 4 है तो n। ठीक है, k l m n। ठीक है, तो चाहो तो इसको नोट कर लो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। चलो इसको लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो। इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी as that of the electron have same energy as that of the orbit, as that of the orbit in which it is revolving, in which it is revolving। Electron have the same energy in which it is revolving। इस वाले में ये जो हम लिख रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन, ये तो सबके लिए सही है। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए मोबाइल ऑफ करो। हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल ये क्या है, अगर हम E1 देखें तो कितना, -13.6, E2 देखें तो कितना, -3.4, E3 देखें तो कितना, -1.51, E4 देखें तो कितना है बच्चों, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये हम लोग अभी निकालेंगे, बस लिख लीजिए। ठीक है, लेकिन दिस इज ट्रू ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, क्योंकि वहां पे जेड का टर्म आ रहा था ना, -13.z² जेड की वैल्यू 1 रख दिए तब तो ये वैल्यू आएगी, जेड के अलग अलग रहेंगे तो ये वैल्यू बदल जाएगी ना, तो ये उसके लिए ट्रू नहीं है। ये एक जनरल डिस्कशन है बच्चों, इससे ऊपर वाले उसमें लिखना था, चलो कहीं भी लिख लो, यहीं पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा आप लोग ने, इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी एज। अब मैं बोलूं कि सेकेंड ऑर्बिट, देखो बात समझिए, कंफ्यूजन होता है, बात समझ लो। मैं बोलता हूं सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिटर इसकी, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसकी एनर्जी का लेवल क्या है, -13.6, और मैं बोलूं इसमें जो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी क्या है, वो भी क्या है, -13.6, तभी इसमें घूम रहा है ना। अब इस वाले में घूम रहा, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, -3.4। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी क्या है, वो भी -3.4। तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है इसको एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, ऐसे ऐसे एनर्जी लेवल क्या है, बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग उसका ग्राफ भी बनाएंगे, ये एनर्जी लेवल है। ठीक है, और एनर्जी लेवल भी बोलते हैं इसको, स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, KLMN। समझ में आ रहा है ढंग से अब तक? चलो एक लाइन और लिखो, while revolving in a particular energy level, while revolving in a particular energy level, while revolving in a particular energy level, ब्रैकेट में ऑर्बिट, ब्रैकेट में ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट एनी रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन do not emit any radiation। लेकिन मैक्सवेल साहब तो कहते थे कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो रेडिएशन देगा। तो एक लाइन लिख लो इसमें, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, क्लासिकल मतलब पुरानी वाली ना, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स ना, फोटोन वोटोन की बातें कर रहे हैं, एनर्जी लेवल्स की बातें कर रहे हैं। कौन सी फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स। तो इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स
100% अप्लाई नहीं होगा, कहीं अप्लाई होगा कहीं पर अप्लाई नहीं होगा। तो लिख लो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स मैग्नेटिज्म एंड क्लासिकल मैकेनिक्स cannot be 100% applicable, cannot be 100% applicable on atomic level, on atomic level, एटॉमिक लेवल पे 100% अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। किसको? क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, किसकी थ्योरी थी? क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी थी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। If an electron absorb or emit radiation, if an electron absorbs or emit radiation, ब्रैकेट में एनर्जी, it must move to a different energy level, it must move to a different energy level। बात समझ में भी आ रही है? इलेक्ट्रॉन है, देखो बात समझो, ये जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, बात समझिए, ये एनर्जी n1 में अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमारा कहां पर है? इस ऑर्बिट में हमारा रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? -13.6। अब देखो इसकी -13.6 है और -3.4 है, तो इससे एनर्जी लेनी किसको एनर्जी देनी है? कुछ पॉजिटिव देंगे तभी तो -3.4 आएगा, कुछ पॉजिटिव देंगे तभी तो -3.4 आएगा। ठीक है, इन दो तो कितने एनर्जी दे दें? देखो -3.4 माइनस ऑफ -13.6 निकालो कितना हुआ? कितना? पॉजिटिव में कितना? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको 10.2 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने दे दिया तो अपनी एनर्जी यहां से छोड़ेगा, यहां कहां शिफ्ट हो जाएगा? यहां पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा? यहां पर चला जाएगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे तो, अरे 10.4 दे दे तो, हाँ सेकंड में चला जाएगा। 10.4 सोच लो, नहीं जाएगा। यहां पे जाने के लिए कितना होना चाहिए? 10.2। देखो मिडिल स्टेट तो वैलिड ही नहीं है। अगर 10.4 दे रहे हैं तो क्या है भाई, कुछ यहां पे एनर्जी होगी भाई, इसमें घूमेगा तब तो इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? -3.4 ही होनी चाहिए। ये नहीं कि एनर्जी से ज्यादा दे तो भी चला जाएगा, बाकी वेस्ट कर दे। कहां वेस्ट कर देगा? वेस्ट वो नहीं कर सकता। अगर उसको 10.2 मिलेगा तो ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। एक सर्टेन लेवल को वो पिकअप, एनर्जी को पिकअप करेगा, सर्टेन को पिकअप नहीं करेगा। ये अभी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें आएगा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बना रहेगा, उसमें से कुछ एक लाइन को पिकअप कर लेगा, कुछ एक लाइन को पिकअप नहीं करेगा, एक सर्टेन को ही पिक करेगा। उसकी क्षमता यही है, यहां या तो यहां घूमेगा या तो इसमें घूमेगा, उसका घूमना फिक्स है, या तो यहां पे घूमेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनके बीच में भी घूमने लगेगा, नहीं घूम सकता। तो अगर वो एग्जैक्ट एनर्जी इसको मिलेगी तब तो ये जाएगा, एग्जैक्ट एनर्जी नहीं मिली तो नहीं जाएगा। ये नहीं कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड था, 10.5 दे दिया चला गया, नहीं जाएगा भाई। यहां पे तो कोई एनर्जी लेवल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जिसका एनर्जी गैप 10.5 हो, या तो 10.2 है, या अगर जाएगा तो फिर यहां पर जाएगा भाई। इसी वाले स्टेट में इसका एनर्जी निकालो 1.51 माइनस ऑफ -13.6 कितना हो जाएगा? कितना? 12.09। अब देखो, या तो ये दे दो या तो ये दे दो। ये दे दोगे तो ये सेकंड में आ जाएगा, ये दे दोगे तो ये थर्ड में आ जाएगा। इन दोनों के बीच में तो नहीं जाएगा, तब ये मूव नहीं करे। इस बात को समझ लीजिए। डिस्क्रीट लेवल का क्या मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट? डिस्क्रीट बिखरा हुआ, ठीक है, मतलब कोई चीज ऐसे कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। तो वेवलेंथ कुछ इसने एनर्जी जा रही है। देखो
अब ये यहां से जा रहा है तो कुछ फोटोन को इसने एब्जॉर्ब किया होगा। एनर्जी कहां से मिली? फोटोन से। फोटोन को इसने एब्जॉर्ब किया तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और मान लो यहां पर पहुंचा हुआ है और यहां से ये नीचे आया तो एनर्जी इसकी घटी, तो कुछ ये एनर्जी इसने क्या की? रिलीज की। किसके टर्म में? फोटोन के टर्म में। और फोटोन की एनर्जी क्या है? एससी बाई लैम्डा ना। तो यहां पर जब ये जा रहा है तो कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, या मैं बोल दूं वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है। एससी बाई लैम्डा ही तो है, तो मैं क्या बोल दूं? वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर ये एमिट कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है, या वेवलेंथ एमिट कर रहा है, तो जो एमिट कर रहा है उसको क्या बोल दूंगा? एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अभी चर्चा करेंगे उसकी, थोड़ी आगे है चर्चा, लेकिन थोड़ा बीच में समझ में आया कि क्या हो रहा है कहानी। एक सर्टेन एनर्जी लेवल पे ही वो जाएगा और बाकी एनर्जी लेवल पे वो नहीं जा सकता। उसकी कैपेसिटी, बीच में कोई एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती है भाई। n बराबर 1 पे, n बराबर 2 पर। अच्छा, ये हमने अपने मन से रख दिया है, फॉर्मूले से आया है ना। -3.4 कहां से आ रहा है? फॉर्मूले से आ रहा है। अगर सेकंड ऑर्बिट है तो उसकी एनर्जी क्या है? -3.4। वहीं जा सकता है। पहले से कूदेगा तो डायरेक्ट सेकंड में जाएगा, सेकंड से कूदा तो थर्ड में गया, थर्ड से कूदा तो फोर्थ में गया। या ऐसा हो सकता है फर्स्ट से फोर्थ में जा सकता है, या तो डायरेक्ट फर्स्ट से थर्ड में कूद जाए, या फर्स्ट से फोर्थ में कूद जाए। बीच में कहां कूद जाएगा? फर्स्ट से 2.5 में कूद गया। 2.5 एनर्जी लेवल है। 1 2 3 4 जैसे आप लोग की संख्या है, तो मान लो 50 स्टूडेंट, मैं ये तो नहीं कर सकता कोई छोटा उसको बोल दिया 50.5, याद आई है। स्टूडेंट की संख्या कैसे मान सकता हूं? स्टूडेंट है मान लो 10 हैं, तो उसको मैं 10 ही मानूंगा ना। 10% है तो 10 ही मानूंगा ना। 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, और कोई और है तो उसको मैं आधा बोल दूं? नहीं बोल सकता। स्टेट्स हैं, पहली के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद साढ़े थर्ड, नहीं, थर्ड के बाद फोर्थ। इसी को डिस्क्रीट लेवल बोलते हैं। बात समझ में आई? चलो 2-4 लाइन और लिखो, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। If an electron absorb or emit energy, it must move to different energy level। ये लिख लिया। अब ये बात समझ लो कि एब्जॉर्ब अगर इसने एनर्जी की तो जाना पक्का तय है कि ऊपर जाएगा, ठीक है। और एनर्जी अगर इसने लूज की तो पक्का तय है वो नीचे आएगा। ये 100% श्योर है, क्योंकि अगर इसमें है तब तो इसको ये एनर्जी मेंटेन करनी पड़ेगी ना, -13.6। अदरवाइज ये इसमें नहीं रह सकता, क्योंकि जो एनर्जी लेवल का एनर्जी वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम तो एनर्जी लेवल कम, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा तो एनर्जी लेवल ज्यादा, दूसरे में चला जाएगा। क्लियर है? चलो अब फिर डिफाइन करते हैं स्टेबल ऑर्बिट होते क्या। 5वां पॉइंट इसमें लिखिए, डिफाइनिंग स्टेबल ऑर्बिट। कौन कौन से ऑर्बिट, ये ऑर्बिट आए कहां से और देखते हैं। डिफाइनिंग स्टेबल ऑर्बिट, तो स्टेबल ऑर्बिट ये कैसे डिफाइन किए गए अभी हम लोग निकालते हैं। अब चर्चा यही है इसको निकालने की, 13.6 वाला मामला है ना, इसको निकालते हैं अभी। ठीक है, तो इसमें लिखो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट for which the orbital angular momentum of electron is an integral multiple of h upon 2 pi, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। h अपॉन 2 पाई, देखो उसी ऑर्बिट में घूमेगा, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जहां पर एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का
इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो हम कह सकते हैं कि एम वी, अच्छा एम वी आर तो भी निकाल लेवाएंगे। एल मान लेते हैं एंगुलर मोमेंटम है, क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एल बराबर क्या, एच अपॉन 2 पाई, इसका क्या, इंटीग्रल मल्टीपल, तो क्या एन एच अपॉन 2 पाई। एन की वैल्यू क्या, 1 2 3 4, ठीक है, ये सारी चीजें। यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या क्या हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो सकती है एच अपॉन 2 पाई, दूसरी क्या हो सकती है 2h अपॉन 2 पाई, और क्या हो सकता है 3h अपॉन 2 पाई, और 4h अपॉन 2 पाई, डॉट डॉट डॉट। ये सारी एंगुलर मोमेंटम की क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है। अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम तो याद कहाँ है सर, भूल गए, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, हाँ, अरे एमवीआर तो याद है, थोड़ा रोटेशन वाला याद करो, हाँ, आई अल्फा, और पीछे याद करो, कुछ मूवमेंट से रिलेटेड कराया था, मूवमेंट ऑफ, क्या है ये, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते हैं, मूवमेंट से बताया था ना सारी चीजें रोटेशन में, अरे भूल गए साहब। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज द मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, लिखो एंगुलर मोमेंटम। सबको पता है बोहर का लॉ क्या होता है, एमवीआर बराबर क्या, एनएच अपॉन 2 पाई, कहानी खत्म। लेकिन थोड़ी कहानी डिटेल में समझो। लिखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम लिखो, इट इज द मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। मूवमेंट कैसे निकालते हैं, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी ना। और मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन है और ये आपकी रेडियस हो गई, और ये मान लीजिए v वेलोसिटी से घूम रहा है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, m है, तो हम क्या कहेंगे, r क्रॉस m v, v वेक्टर। अच्छा, r और v के बीच में जरा वो बताओ कितना एंगल है भाई, सर्कुलर ऑर्बिट में तो घूम रहा है, तो एंगल कितना है और v में 90 डिग्री है। तो इसका स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम वी आर, एल बराबर क्या, एम वी आर। और यही एंगुलर मोमेंटम बराबर किसके होगा, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका यहां से एन की वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो जिस जिस जगह एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, उस ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, ठीक है। चलो देखो, तो हमने देखा कि एल निकाला था, यही किसके बराबर है, एल के बराबर है, किसके बराबर है, एल के बराबर है। तो हमने एक बात बताई थी ना, एन बराबर 1, एन बराबर 1 के लिए L1 बराबर एच अपॉन 2 पाई। तो ये क्या है, के एनर्जी लेवल, क्या है, के एनर्जी लेवल। एन बराबर 2 में L2 बराबर क्या, 2h अपॉन 2 पाई, ये क्या है, के एल, ये एल हो गया, ठीक है, एल एनर्जी। एन बराबर 3 के लिए क्या, L3 बराबर 3h अपॉन 3 पाई, तो के एल ये एम। एन बराबर 4 के लिए क्या, L4 बराबर ये 2 पाई है ना, 4h अपॉन 2 पाई, के एल एम ये क्या, एन, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज है का क्या मतलब है भाई, 1 2 3 4 बार बार क्या हो रहा है, पहला फर्स्ट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, मतलब h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। देखो h अपॉन 2 पाई इसका क्या, पहले 1 से मल्टीप्लाई है, फिर ये क्या है h अपॉन 2 पाई, फिर ये क्या है 3h अपॉन 2 पाई। तो ये क्या है, क्वांटाइज है।
कहीं पर ये नहीं आ रहा है 1 के बाद 1.5 एच अपॉन 2 पाई, ये आ सकता है? नहीं आ सकता है। ये मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। बोलूं 2.5 एच अपॉन 2 पाई, नहीं आ सकता है। ये आएगा इसके बाद डायरेक्ट, ये आएगा, ये आएगा इसके बाद डायरेक्ट, ये आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? क्वांटाइज। एक लाइन लिख लो, वी सी हियर दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, इज क्वांटाइज। और जहां पे ये फॉर्मूला लिखा है MVR, MVR बराबर NH अपॉन 2 पाई कहीं पे लिखा है आपने, उस पे लिख लीजिए दिस इज बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, दिस इज बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोहर की क्या कंडीशन है? क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है? कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज NH अपॉन 2 पाई, और क्वांटाइज तो होता ही है। फॉर और n क्या है? n लिखो ऑर्बिट, n क्या है? ऑर्बिट और शेल और एनर्जी लेवल। इसी को चाहे ऑर्बिट बोल दूं, चाहे शेल बोल दूं, चाहे एनर्जी लेवल बोल दूं, बात एक ही है। चाहे ऑर्बिट बोल दूं, चाहे शेल बोल दूं, चाहे एनर्जी लेवल बोल दूं, बात ठीक है। अच्छा, n बराबर 1 के लिए k, 2 के लिए l, 3 के लिए m, 4 के लिए n, ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो अब हम लोग कुछ और चर्चा आज स्टार्ट करते हैं आगे। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन होता है, देखो अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपकी केमिस्ट्री में है, फिजिक्स के सिलेबस में तो है नहीं, केमिस्ट्री में शायद है, केमिस्ट्री में है। वहां पे NH अपॉन 4 पाई होता है, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी ग्रेटर एन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो कभी कभी बच्चे दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ही जैसा फॉर्मूला लगता है देखने में। तो यहां पर क्या है? 2 पाई है, ध्यान रखेंगे क्या है? 2 पाई। और फिजिक्स में तो ये है भी नहीं, फिजिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका नहीं है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज नहीं होंगे। वहां पर 4 पाई, यहां पे क्या है? 2 पाई है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन फॉर आर, कैलकुलेशन फॉर आर कॉमा वी, आर कॉमा वी, कैलकुलेशन फॉर रेडियस आर, लिखो ऐसे लिखो, कैलकुलेशन फॉर रेडियस आर कॉमा कॉमा वेलोसिटी वी कॉमा पोटेंशियल एनर्जी कॉमा काइनेटिक एनर्जी कॉमा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी रेडियस की बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। किसकी वेलोसिटी की बात हो रही है? सारी बातें किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन के लिए हो रही है। तो रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सबको हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। ये मान लीजिए कि न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है जो रोटेट कर रहा है, ये कितना है? R है। और यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है बच्चों? एक फोर्स लग रहा है Fc, और इन दोनों के बीच कितना लग रहा है फोर्स? Fe, ठीक है। और ये इसका अगर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है Z, तो इस पे चार्ज कितना होगा? Ze। चार्ज कितना होगा? Ze ना। तो एक तो हम बोहर से जानते हैं कि MVR बराबर क्या होता है? MVR बराबर NH अपॉन 4 पाई 2 पाई, याद है कि भूल गए? ठीक है। और एक तो हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। तो Fc बराबर क्या? Fc बराबर Fe। तो ये क्या? mv स्क्वायर अपॉन r बराबर Fc क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q
Q1 कितना, E, ये कितना, ZE अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है भाई, सही है दोनों? बोलो कोई कंफ्यूजन? अरे अब इतना तो मैं एज्यूम करके चलूंगा कि अगर ये Q1 है और ये Q2 है और दोनों के भी डिस्टेंस R है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे अभी Q के टर्म में रखा है। अब ये जेडी कैसे आ गया? कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z है, तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, Z। न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन। न्यूक्लियस पे चार्ज होता क्यों है, प्रोटॉन के ही तो कारण। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन के कारण, और प्रोटॉन पे कितना चार्ज, प्लस ई, कितना, प्लस ई, तो प्लस ई तो एक प्रोटॉन पे हो गया, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, Z, तो कितना हो गया न्यूक्लियस पे चार्ज, ZE। सबको समझ में आ गया? अच्छा इलेक्ट्रॉन पे तो बेचारा कितना चार्ज है पता ही आपको, Q1 बराबर, अच्छा यहाँ पर हम इसका साइन नहीं रख रहे हैं क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं। किसी चर्चा कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। तो Q1 बराबर E, Q2 बराबर ZE। ठीक है, अब ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। डिवाइड कर दो इक्वेशन 1/2। क्या हुआ, ठीक है? अरे सही तो लिखा है, डिवाइड करो जरा। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो हो जाएगा MVR अपॉन MVR अपॉन MV स्क्वायर। ऊपर लिख दूं डायरेक्ट, समझ जाओगे नहीं, MV स्क्वायर अपॉन R, तो ऊपर R लिख दूं, अरे इतना समझ जाओगे। ये NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई, इसको जब डिवाइड करूंगा इससे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चला आएगा, तो क्या कर दूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन ZE स्क्वायर। समझ में आया? अरे ये तो पता है, जैसे P/Q अपॉन A/B अपॉन C/D बराबर क्या होता है, A/B गुणे D/C, वही किया है। इतना तो आइडिया है ना सबको? चलो तो काटो बेटा जो कट जाए, ये R कट गया किससे, R स्क्वायर से, और ये V कट गया, इससे V से कट गया, और M से आपका M कट गया। अरे सब कट ही गया क्या? हाँ, क्या बचा है, अच्छा रुको इसको, रुको रुको रुको, इसको स्क्वायर करके डिवाइड करना, नहीं तो नहीं आएगा। इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो, फिर डिवाइड करो किससे, इक्वेशन 2 से। चलो, क्यों नहीं कर सकते क्या हम, हमारी मर्जी है। इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दे, इसको इससे डिवाइड करें, नहीं कर सकते। इसको स्क्वायर करें तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर नहीं किया। इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते? नहीं समझ में आया? इसको स्क्वायर करके लिख लो, लिखो M स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर बराबर N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन 3। ये क्या बन गई, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 और सेकंड को डिवाइड करो, अब कर सकते हैं। इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दो, इक्वेशन 1 का स्क्वायर, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। चलो करो, क्या आ गया, M स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन MV स्क्वायर, और R ऊपर आ गया, बराबर क्या हो जाएगा, N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन क्या, ZE स्क्वायर।
तो यहां से देखो ये आर स्क्वायर कट गया, वी स्क्वायर कट गया, ठीक है। और कुछ कटेगा, एम स्क्वायर से एम कट गया। और कुछ बताओ, और कुछ कट सकता है? 4 पाई से नहीं, पाई स्क्वायर है ना, तो यहां से ये कटा और ये 4 से 4 कटा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई, और एक एम इधर आएगा, पाई एम जेडी स्क्वायर, पाई एम जेडी स्क्वायर, सही है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेडी स्क्वायर। ये क्या आ गई, ये आ गई आपकी, देखो बेटा रेडियस लाना था ना, इसलिए ये करना पड़ा हमको। ये क्या आ गया, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड अनफॉर्चुनेटली आपको इसको याद करना पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन, या तो फिर इतनी कैलकुलेशन करो, दिमाग चलेगा नहीं। ये याद कराऊंगा केवल, ज्यादा नहीं याद कराऊंगा। रेडियस अगर पूछ दिया ना निकालने को, तो नहीं निकाल पाओगे विदाउट फॉर्मूला। सॉल्व क्या करो, हाँ वो शॉर्टकट अभी बताऊंगा, 0.59 वाला ना, लेकिन वो किसके लिए वैलिड है? हाँ जेड, हाँ उसको सॉल्व कर सकते हैं, जेड की वैल्यू रहेगी, उसकी जेड की वैल्यू रहेगी। लेकिन इसमें भी एक केस है, रुको बताता हूं क्या केस है। हाँ उस फॉर्मूले से हो जाएगा। चलो अभी शॉर्टकट बताता हूं इसका। ये इतना आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये नहीं याद करना है, सेकंड वाला याद करना है, इसके नीचे वाला। अभी बताता हूं, ये समझ में आया? कहां से आ गया ये बताओ सौम्या, कहां से आया बेटा? फॉर्मूले से तो आया, समझ में आया कि नहीं? कैसे है बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, बताओ बताओ बेटा। एक एमवीआर बराबर एनएच अपॉन 2 पाई, दूसरा कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स को किससे बराबर किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। क्यों बराबर कर दिया? अरे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, कुछ डिस्टेंस आर पे रखें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा ना। दो चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं, अगर आर डिस्टेंस पे रखें तो उनके बीच में फोर्स लगता है, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इतना आ गया, आगे चलें। यहां पर वैल्यू रख लो, एच क्या है लिखो, एच क्या है, व्हाट इज एच? एच बराबर प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट बराबर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एम बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एम बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई बराबर 3.14, ई बराबर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, और h बराबर क्या है 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34। इन सब वैल्यू को उठा के इसमें रखोगे बच्चों। n की वैल्यू तो आपको नहीं पता, h की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, और e की वैल्यू पता है। इन सारी वैल्यू को रखोगे तो आपके पास n स्क्वायर और z क्या है, भाई इनकी वैल्यू तो अभी नहीं पता है, तो रखेंगे अलग अलग केस में। अलग अलग एटम्स होंगे तो उनका z अलग अलग होगा, n भाई अलग अलग ऑर्बिट है तो n होगा। हम क्या निकाल रहे हैं, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या निकाल रहे हैं, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन सब वैल्यू को रखेंगे तो हमारी एक फाइनल वैल्यू निकल के आएगी। इसको मिटाल दूं मैं, मिटाल दो, एक फाइनल वैल्यू निकल के आएगी, r बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। किस में आएगी ये, एंगस्ट्रॉम में आएगी। किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में। ये वैल्यू आएगी किसकी, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। किसके लिए, कोई भी एटम के लिए। उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होगा। अब मैं बोलूं कि नहीं हाइड्रोजन एटम के बारे में बताइए,
हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर कितना 1। और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालूं, भाई ये है आपका न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे ऑर्बिट चेंज हो रहा है उसकी रेडियस बढ़ रही है, चेंज हो रही है ना। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए करूं तो n बराबर 1 यहां पे रखेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 0.529 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 कितना आ गया 0.529, या इसी को 0. कितना 53 एंगस्ट्रॉन, कितनी छोटी है 0.53 एंगस्ट्रॉन। देख रहे हैं रेडियस, इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितनी आ रही है 10 की, ऑर्डर क्या है 10 की पावर -10 का ऑर्डर कितना है 10 की पावर -10। और भी बताया भी तो आपका एटम का ऑर्डर क्या था 10 की पावर -10 का ही था। भाई ये तो पूरा हो ही गया ना, अब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एटम तो कंप्लीट ही हो गया। अब n बराबर 2 के लिए निकाल सकते हो, n बराबर 2 के लिए निकालेंगे रेडियस छोटी आएगी बड़ी आएगी, बड़ी आएगी, r इज प्रोपोर्शनल टू n। n बराबर 3 के लिए और बड़ी आएगी। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा रेडियस बढ़ती जाएगी। अच्छा चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं लिथियम की निकाल लूं, बोरॉन का निकाल लूं, कार्बन का निकालूं, तो सबकी रेडियस क्या होगी अलग अलग होगी। बस हमें डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बस एक दो लिख लो। फॉर हाइड्रोजन एटम, थैंक यू सर, फॉर हाइड्रोजन एटम Z बराबर 1, रेडियस ये निकाल लिया आपने। हाँ इसको बोलते हैं जो R, ये R आया है ना, इसको बोलते हैं, ये R क्या है जिसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको ग्राउंड स्टेट। एक बात चाहे मैंने नहीं बताई आपको, कल बताया था क्लास में, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है ना ये क्या होता है ग्राउंड स्टेट, और फर्स्ट ऑर्बिट इज ग्राउंड स्टेट, सेकंड ऑर्बिट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड ऑर्बिट इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्यों भाई यहां अब इलेक्ट्रॉन का नहीं सर जी, इलेक्ट्रॉन तो पहले यहां पे था, यहां से निकल के यहां पे आया। न्यूक्लियस में कहां से इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा होगा तो पहले ऑर्बिट में तो घूम ही रहा होगा, एटम है तो पहले ऑर्बिट में घूम ही रहा है, तो उसी ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन यहीं से निकल के तो जाएगा भाई, कुछ एनर्जी इसको देखो तो एक्साइट हो जाएगा, ये क्या होगा ऊपर जाएगा। तो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो कौन सा ऑर्बिट है सेकंड ऑर्बिट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज सेकंड ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज, कंफ्यूज हो गए, फोर्थ ऑर्बिट। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, अरे बोलो जैसे बोलते हैं nth एक्साइटेड स्टेट, ये कौन सी स्टेट है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है सेकंड ऑर्बिट है ना, तो nth एक्साइटेड स्टेट इज n+1 ऑर्बिट, यही तो होगी, निकाल लेना ठीक है। चलो तो इसको बोलते हैं, सुनो ये जो हाइड्रोजन एटम की है ना, एक्चुअल में क्या है ना, ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं बोहर मॉडल में, ये बोहर मॉडल हम लोग पढ़ तो बहुत डिटेल में रहे हैं, और लेकिन ये जो बोहर का मॉडल है केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए ट्रू है। ये आएगा ड्रॉबैक्स आएगा, ये हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन। तो दिस बोहर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर द हाइड्रोजन एटम और द एटम विच हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, क्या बोला जाता है हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम। अब हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होते हैं, जैसे कोई हीलियम है तो हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन दो, एक निकाल दिया, अब कितना बचा इसके पास, तो इसके लिए भी वैलिड है। लिथियम में कितना 3, लिथियम में कितना 3, तो लिथियम प्लस प्लस कर दो, तो 2 निकाल दिया, कितना बचा 1, तो इसके लिए भी वैलिड, इसके लिए भी वैलिड। कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास एक, इसके पास कितना, हाँ 3 था 1 बचा, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बोहर रेडियस, क्या बोलते हैं इसको बोहर रेडियस, लिख लो बताओ
हाँ बताओ। देखो लिखो, इसमें लिख लो R1 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉन, आ गया, यहां तक आ गया। इसमें लिखो दिस रेडियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रेडियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रेडियस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो नोन एज ए नॉट, एंड ऑल्सो नोन एज ए नॉट। इसी को क्या बोल देते हैं, ए नॉट भी बोलते हैं। दिस रेडियस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो नोन एज ए नॉट, a node, and it is called as Bohr radius, it is called as Bohr radius। ठीक है, फिर लिख लो ए नॉट बराबर 0.529 या 53, 0.529, 529 या 53 एंगस्ट्रॉन। बोहर रेडियस कोई बोले तो क्या बोलोगे, बोहर रेडियस मतलब हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है उसको क्या बोलते हैं, बोहर रेडियस। उसकी वैल्यू कितनी है, 0.529 या 0.53 एंगस्ट्रॉन। तो चलो हमने ये निकाल लिया बच्चों, क्या निकाल लिया, हाँ फर्स्ट ऑर्बिट। जरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की रेडियस निकालो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालिए, कितना होगा बोलो। अच्छा ये फॉर्मूला याद रखना है फिर, आर बराबर कौन सा, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, किसमें, एंगस्ट्रॉन में। ये फॉर्मूला आपको याद रखता है। चलिए निकालिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कितना, हाँ ठीक है। फिर लिखो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की निकालिए। सेकंड इसकी होगी 0.529 इंटू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज क्या, सेकंड शेल या सेकंड ऑर्बिट, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 1। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा बोलो, थर्ड ऑर्बिट, क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट। और थर्ड ऑर्बिट का क्या हो जाएगा, आर बराबर 0.529 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 1। चलो एक क्वेश्चन और करो, लिखो सेकंड, फाइंड रेडियस ऑफ सेकंड शेल ऑफ He प्लस, फाइंड रेडियस ऑफ सेकंड शेल ऑफ He प्लस, सेकंड शेल ऑफ He प्लस, सेकंड शेल ऑफ He प्लस, निकालिए, निकालो जरा। कितनी आ रही है, गलत मत निकालना। तुम्हारी कितनी आ रही है, 2.1। देखो देखो क्या गलती कर रहा हूं। रेडियस क्या होती है, हाँ तब, हेलो बताइए, नमस्कार बताइए। नहीं सर,
हो गया। देखो बच्चों, माइनस इन सब फॉर्मूले में क्या होता है, जेड को आप लोग भूल जाते हो। किसको भूल जाते हो? जेड को भूल जाते हो। जेड ध्यान रखना है ना। क्या फॉर्मूला है आपको पता है ना? क्या है? आर बराबर क्या? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो कितना हो गया? 0.529। सेकेंड सेल है तो मतलब एन बराबर कितना? 2। तो ये 2 का स्क्वायर अपॉन क्या? 2। जेड की वैल्यू कितनी? 2 ना। सॉल्व कर लेंगे। एक और निकालो। लिखो फाइंड रेडियस ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li प्लस प्लस। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li प्लस प्लस। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li प्लस प्लस। गलत मत निकालिएगा, ढंग से निकालिए। Li प्लस प्लस कितना आ रहा है? 2 पॉइंट कितना और होएगा? 0.529। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। ऑर्बिट कितना होगा? थर्ड। तो 3 का स्क्वायर अपॉन जेड कितना? 2। 3। लिथियम कितना है? 3। चल कितना आया? 3 से ये कटा, 5 3 15, जो भी होगा कितना आ जाएगा? 1.587। पर ध्यान रखना है जेड का आपको, ठीक है? कर लेंगे। चलो नेक्स्ट लिखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हेडिंग डालिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करें? फिर वही कहानी, mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई। और क्या था आपके पास? mv स्क्वायर अपॉन r बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q1 कितना है? e। और ये कितना है? jd अपॉन क्या? r स्क्वायर। कह सकते हैं? अब इक्वेशन ये हो गई 1 और ये हो गई 2, तो 2/1 करते हैं हम। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, तो mv स्क्वायर अपॉन r इंटू mvr बराबर क्या? zd स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन एन एच। तो यहां से m और ये कट गया, ठीक है? और यहां से r क्या हो गया? स्क्वायर। तो r और ये स्क्वायर कट गया। फिर ये पाई से पाई कट गया, 2 से ये 2 कट गया। तो v बराबर क्या आ जाएगा? v बराबर आ जाएगा आपका zd स्क्वायर अपॉन क्या? 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। और देखो कुछ छूट रहा है? 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ये क्या हो जाएगा? ठीक है। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, सही है। या लिख लो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसमें नहीं लिखो वेलोसिटी ऑफ, ये बात समझ में आ रही ना? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन एटम में है, या तो हाइड्रोजन एटम में या हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मैंने आपको बता दिया, जिसमें क्या हो? सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। क्योंकि जो फॉर्मूला आप डराइव कर रहे हैं बेटा, इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन को तो मान के कर रहे हैं। देखो यहां पर न्यूक्लियस, यहां पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा किसके बराबर है? सेंटीपिटल फोर्स। तो ये फॉर्मूला जो आप अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? जब सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन हमने कर दिया तो ये भी तो लगा रहा होगा। एक और घुमा दिया तो भी लगा रहा होगा। तब हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन देयर इज
ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तभी तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, तभी इस फॉर्मूले का यूज करके हम वेलोसिटी रेडियस निकाल रहे हैं ना। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो ये फॉर्मूला लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो केवल हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये फॉर्मूले लगा सकते हैं। आई होप क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। और हाइड्रोजन लाइक एटम क्या है? He+ या Li++, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बोरान नहीं, बेरिलियम, बेरिलियम है ना, फिर बोरान, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अच्छा हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। 12th में थे तो 80 तक याद था मुझे, अब नहीं याद है। 80-85 तक याद था, अब नहीं याद है। चलो, जब जरूरत ही नहीं है सब चीजों की। तो बच्चों एक चीज और कर सकते हैं हम, मतलब वही है, बेरिलियम होगा तो क्या करेंगे? प्लस प्लस प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितना बचा? कार्बन में 4 निकाल दो, ठीक है। वहां तक नहीं जाएंगे, यही आएगा आपका, या तो ये आएगा या तो लिथियम या बोरान। चलो, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाला। अच्छा, इसमें फिर वही कहानी, सब चीज देखो, ई की वैल्यू रख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख सकते हैं, एच की वैल्यू हम रख सकते हैं। सबकी वैल्यू रख दिया तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया। क्या फॉर्मूला आया? लिखो, वही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। V बराबर क्या आया? 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। 2.18 इंटू 10⁶ Z/n किस में आया? ये मीटर पर सेकेंड। किस में आया? मीटर पर सेकेंड। बहुत धीरे दौड़ रहा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है। कम है, बहुत ज्यादा है। लाइट फोटोन से थोड़ी ही कम है। देखो, फोटोन से ज्यादा लाइट तो पॉसिबल ही नहीं है। पूरे यूनिवर्स में कोई भी डिवाइस या कोई भी चीज आप ऐसी बना ही नहीं सकते जिसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो। इसकी स्पीड ऑफ लाइट से क्या है? थोड़ी कम है। कितनी कम है? अभी निकालेंगे, अभी निकालेंगे। मतलब थोड़ी कम है, लेकिन अच्छी खासी स्पीड है इसकी भी, कम स्पीड नहीं है इसकी। अगर फोटोन इससे कहे कि तुम्हारी स्पीड कम है तो फोटोन की स्पीड तो सबसे ज्यादा है, और बाकी इसकी स्पीड भी क्या है? अच्छी खासी स्पीड है। चलिए लिखो, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth shell of any atom। velocity of electron in nth shell of any atom। अब मैं बोलूं कि कार्बन के 4th शेल में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो क्या आप लोग बता लोगे? कार्बन के 4th शेल में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। बता लेंगे? निकाल लो चाहो तो। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल ऑफ एनी एटम। कोई भी एटम है, यूरेनियम के 7th शेल में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, निकाल लेंगे आप लोग। कोई भी एटम है, उसका एटॉमिक नंबर आपको पता है, शेल नंबर अगर मैं दे दूं तो आप उसमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कोई भी एटम है, उसमें रेडियस आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो करिएगा मत। बात समझो, सुनो बच्चों, सुन लो। कार्बन का मत निकालो, कार्बन का मत निकालिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं ये वैलिड किसके लिए हैं? ये वैलिड है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बोहर का पूरा मॉडल ही हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके लिए वैलिड है? कार्बन के लिए मत निकालिए, गलत है वो नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी अगर दिया होगा तो चाहो निकाल लेना, लेकिन वो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है आपको समझ में आ रहा है वैलिड कब है? जब हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। एक लाइन में गलत बोल गया, यूरेनियम वगैरह के लिए नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए वैलिड है। चलो, तो इसमें हम हाइड्रोजन के लिए तो निकाल सकते हैं, चलो निकालते हैं। हाइड्रोजन के लिए कितना होगा? V बराबर है 2.18 इंटू 10⁶ कितना? Z/n, यही है क्या?
Z अपॉन n, किसमें, मीटर पर सेकेंड। निकालो जरा फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम क्या होगा, और फर्स्ट सेल के लिए, फर्स्ट सेल कितना होगा 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू 1/1, कितना 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये V हो गया, ये क्या हो गया V। और देखो V बाई सी एक ऐसे जनरल टर्म है, V बाई सी हम निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6, कंपेयर कर रहे हैं, इंटू 3 इंटू 10⁻8, तो V बाई सी बराबर होता है 1/137। क्या होता है V बराबर, या इसको V1 बोलो क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम का क्या है, फर्स्ट सेल में वेलोसिटी है ना। या हम बोल सकते हैं इसी को क्या, C बराबर क्या 137 इंटू V1। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है उसका कितने गुना है, 137 टाइम्स है। कितना है, एक जनरल टर्म है, कहीं कहीं पूछ लेते हैं, 137 टाइम है। इसको सॉल्व करके आप लोग निकाल सकते हो। चलो एक लाइन और लिखो, निकालो जरा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ He+, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ He+। सही निकालिएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ He+। अच्छा He+ क्यों बोल रहा हूं, हाँ, ताकि सिंगल इलेक्ट्रॉन रहे। He नहीं बोला मैंने, He बोलूंगा तो यह फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है। कितना 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू 2/2 क्या कैंसिल, समझ में आ रहा है सबको। चलो नेक्स्ट लिखो, अरे He+ में जेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो ऑर्बिट कौन सा है, सेकेंड, तो और हीलियम है तो जेड कितना 2, तो बस जेड 2/2 और ये रख देना, हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेडिंग डालिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो बच्चों वेलोसिटी हो गई, रेडियस हो गई, वेलोसिटी और रेडियस इन दोनों के फॉर्मूले तो आपको शॉर्टकट वाले याद करने पड़ेंगे। जैसे रेडियस का हमने क्या बोला था 0.529 n² अपॉन जेड, किस में आ रहा था, ये एंगस्ट्रॉम में आ रहा था, और इसका कितना था 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड अपॉन एन, ये किसका था, हाँ। लेकिन दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। चलो अब लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेडिंग डालेंगे छोटी सी, काइनेटिक हमने निकाल ली रेडियस, क्या निकाल लिया वेलोसिटी, अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी स्क्वायर कर दो, खत्म हो गई बात। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी फॉर्मूला बताओ, वेलोसिटी अभी हम लोग निकाली ना, वेलोसिटी वो नहीं, अभी जनरल फॉर्मूला बताओ, Ze² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n, यही तो था। लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हाफ mv², ये क्या हो जाएगा 1/2 mZe² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका mZ²e⁴ अपॉन ये 2 2 4 दूना 8 n², 8h² कर लो, h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और इंटू n का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी काइनेटिक। ये सब नहीं याद करना फॉर्मूला, पर लिख लो, ये याद नहीं करना है, लिख लीजिए बस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, किसमें, nth और ऑर्बिट, इन nth ऑर्बिट। ये वैसे आप लोग पढ़ोगे केमिस्ट्री, या तो पढ़ चुके हो तो पढ़ोगे। केमिकल काइनेटिक्स हो गई क्या? हाँ, मेरे भरोसे छोड़ा, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठो, मेरे भरोसे मत बैठो। वो थी ना माझी पिक्चर थी ना, उसमें डायलॉग था, किसी के भरोसे मत बैठिए, अपने भरोसे बैठिए। चलो चलें, चलो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? यहां तक आ गया बच्चों, यहां तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। चलो पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेडिंग डालिए। अच्छा इसको मैं लिख लेता हूं, अभी काम आएगा ये आगे। काइनेटिक एनर्जी को जो लिख लेता हूं इधर, काइनेटिक एनर्जी है आपका mz² e की पावर 4 अपॉन 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n का स्क्वायर। अरे बोर मत होइए, इसे सब याद नहीं करना है, सब फर्जी की चीजें हैं। सुनिए नेक्स्ट लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा अब तक के लिए आपको बताया था, अगर ये Q1 और ये Q2 बीच में डिस्टेंस r, तो E बराबर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r। बट यहां पर चार्ज को विथ साइन रखना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, पॉजिटिव निगेटिव होगी तो फर्क आ जाएगा, तो किसमें रखना है, विथ साइन। भाई Q1 Q2 अगर दोनों पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, दोनों निगेटिव है तो भी पॉजिटिव, एक निगेटिव हो गया तो क्या, नेगेटिव। और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है तो उसका एक कुछ सेंस आता है, तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे, विथ साइन। और वहां पे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, इसलिए हमने साइन नहीं रखा था। ये बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज मत होइएगा, बोलिएगा एक जगह रखते हैं एक जगह नहीं रखते हैं, ठीक है। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा हो रही है, इसमें हमको साइन रखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 बोलो, Q1 मतलब क्या, माइनस ई। भाई क्या है, ये देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर चार्ज कितना, Ze, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये घूम रहा है, इस पे चार्ज कितना, माइनस ई, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r, कितनी है, r, ठीक है। तो ये होगा E, ये होगा E नहीं माइनस ई इंटू Ze अपॉन r। अच्छा r क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी निकाला ना हमने सबसे पहले, बोलो क्या है, r की वैल्यू क्या है, हाँ उसको रखेंगे यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा माइनस Ze² अपॉन, ये होता है n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अपॉन होता है उसको ऊपर लेके चला जाऊं, ले जाऊं कि पहले नीचे रखूं, ले जाऊं, अपॉन क्या, पाई m और Ze² ना। तो यहां से कट्टम काट करो, जो जो कैंसिल हो सकता है, क्या कैंसिल होगा, पाई से पाई काट दे, और बताओ, बस चलो ऊपर देखते क्या आ जाएगा, माइनस Z² e की पावर 4, और m भी तो आएगा m, ठीक है, माइनस mZ² e की पावर 4, ठीक है। अपॉन देखो, अपॉन आपका है 4
एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यही तो है। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 4 एच, इसको लिखते हैं एच स्क्वायर, पहले एच स्क्वायर लिख लेते हैं फिर ये लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। कुछ पर्पस है हमारा इसलिए लिख रहे हैं। ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूं ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मैंने लिखा -2 और नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको लिखता हूं एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। भाई इसका ब्रैकेट खोलो तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यही आ गया ना। ठीक है, अरे भाई सही है। अब ये देखो कहीं देखा हुआ है, मुलाकात है इससे कहीं तुम्हारी, क्या है ये, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत, ये ऐसा देख चुके हैं आप, पहले भी आ चुका है, मैकेनिक्स में भी एक जगह पे ऐसा आया था, पोटेंशियल एनर्जी को 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी की हो रही थी। चलिए बताओ कोई कंफ्यूजन है, ठीक है आगे चलें। अब लिखो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेडिंग डालिए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसको मैं मिटा लूंगा नहीं, यहां से इसको मिटा लूंगा केवल, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एम स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू है एम नहीं एच, अच्छा अच्छा ऊपर, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका है एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। अच्छा प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला रख रहा हूं मैं, रख दूं, जानबूझ के रख रहा हूं, बता रहा हूं भी क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 माइनस एलसीएम, आपका एलसीएम कॉमन हो जाएगा ना, तो निगेटिव करना आसान है, तो इसको रख देता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -2 एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन क्या 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। तो एलसीएम इनका क्या है, कॉमन, तो -2 + 1 कितना, -1। तो दिस इज माइनस ऑफ एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। अच्छा इसको कहीं देखा है, कहीं देखा है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 टाइम्स ऑफ -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, 2 टाइम माइनस ऑफ
माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये कर दिया, कितना आ गया, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां से भी आ गया, क्या आ गया, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कंफ्यूज नहीं होंगे, टोटल एनर्जी किसके बराबर है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है। अब बोले काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। अरे यहां से क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। या यहां से क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। कहीं भी इधर से उधर, उधर से इधर कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं, सही बात है। टोटल एनर्जी किसके बराबर है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, टोटल एनर्जी का नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बात करें तो क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी का आधा विथ नेगेटिव साइन क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। चलो ठीक है, कहानी हो गई आपकी। अब देखो टोटल एनर्जी हमने निकाली, कहां निकाली, ये आई ना, सब मिटाल दो, नोट हो गया सब। तो बस टोटल एनर्जी लिखूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा। देखो टोटल एनर्जी जो हमारे पास आई, टोटल एनर्जी आई, कितनी आई, माइनस ऑफ mz² e की पावर 4 अपॉन 8 h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और n²। ठीक है, यहां पर देखो बेटा m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या बचा, z² और n² ना। तो इन सब की वैल्यू हम रख दें, इन सब की वैल्यू हम रख दें ना। तो एसआई यूनिट में रखेंगे तो कुछ जूल में आएगा, जो भी कहानी होगी। उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा फाइनली टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, माइनस 13.6 और ऊपर क्या, z² अपॉन n², क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या है, टोटल एनर्जी है। और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वही किसकी एनर्जी है, ऑर्बिट की एनर्जी है। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वही किसकी है, ऑर्बिट की एनर्जी है। उसी ऑर्बिट में वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहुंच गए, इसमें लिखिए हैं आफ्टर पुटिंग value of m, e, h and epsilon naught, total energy of electron in nth shell, कितना हो जाएगा, माइनस 13.6 z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। z क्या है, एटॉमिक नंबर। And this law is valid only for किसके, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम। ये बात आपने रटी नहीं है, बात आपने समझी है। क्योंकि अगर हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं होगा तो फिर वो जो हम Fc बराबर F इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर कर रहे हैं, Fe के बराबर कर रहे हैं, वो हम कर नहीं पाएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तभी तो फॉर्मूला लगाएंगे, और ये सारे फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, वहीं से आए हैं। बात समझ में आ गई, डिटेल आपको समझ में आ गई। चलिए तो थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। ये हमने लिखा दिस इज द, लिखो इसमें एक लाइन और लिखो, दिस इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। दिस इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ये अब तक हम क्या चर्चा कर रहे थे, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन बोहर ने ही ये बात बताई, ये बोहर पॉस्टुलेट है। पॉस्टुलेट का मतलब क्या, मतलब बोहर ने जो बातें बताई, एजम्पशंस बताए, तो बोहर का पॉस्टुलेट ये भी था कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वही किसकी एनर्जी है, ऑर्बिट की एनर्जी है। तो अब हमने क्या निकाला, ये इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोल दूं, एनर्जी ऑफ nth। तो लिखो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट E
एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट E इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी एनर्जी है किसकी, nth ऑर्बिट की, फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। लिख लो नीचे, फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, ब्रैकेट में सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, ब्रैकेट में सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। अच्छा ठीक है, एक बात और लिख लो, टोटल एनर्जी आपने देखा कि यहां पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की निगेटिव आ रही है, टोटल एनर्जी क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। अगर निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये क्या है, बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, बाउंडेड है, कुछ इसने डेप्थ वगैरह ले रखा है। अगर वो इतनी एनर्जी इसको दे दोगे तो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो लिखो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, total energy of electron is negative, that means electron is bounded to nucleus, electron is bounded to nucleus, total energy of electron is negative, that means electron is bounded to nucleus, comma, energy is required, energy is required to free electron from the nucleus, to free electron from the nucleus। अच्छा, किसी किसी किताब में आप देखेंगे कि एनर्जी ऐसे लिखी होती है, टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस ना, कहीं कहीं पे एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ये लिखा होता है, और कहीं कहीं पे लिखा होता है ऐसे -2.18 इंटू 10 की पावर -18 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो कौन सा सही है, ये भी लिखा दिख जाएगा आपको कहीं कहीं, ये किसमें है, जूल में, याद रखिएगा, ये वैल्यू किसमें है, जूल में। ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग नहीं है, कंफ्यूज मत होंगे, ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग नहीं है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो, क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये भी किसकी, अब ये आ जाए तो मत करिएगा सर ये आपने पढ़ाया नहीं, ये भी क्या है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ये एनर्जी किसमें है, जूल में, किसमें है, जूल में, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 Z स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। ठीक है, चलो लिखो, निकालो, एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li++, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li++। निकालो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, लगाओ, फॉर्मूला भी कराया था काइनेटिक एनर्जी का, हाँ, शॉर्टकट नहीं बताया क्या, नहीं बताया, अरे बताया होगा, नहीं बताया, तुम लोग ऐसी बातें करते हो, कैसे नहीं बताया। टोटल एनर्जी निकाल लो, और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या होती है, अरे बच्चों, अपॉन ये टोटल एनर्जी, शॉर्टकट नहीं बताया क्या, इसी का निगेटिव लगा दो, क्या हो गया, हो गया। पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो पोटेंशियल फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, निकाल लेंगे इसी से। कुछ बातें मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ता हूं, उसको थोड़ा अपने आप समझें। देखो काइनेटिक एनर्जी आएगा
या मैंने आपको बोला रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है और वेलोसिटी का याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का याद नहीं रखना है। टोटल एनर्जी आपको ऑलरेडी याद है, ज्यादातर बच्चों को याद होगा, हो सकता है ये जेड वाला टर्म ना याद हो। 13.6 अपन एन स्क्वायर याद कर लेते हैं ना, लेकिन जेड भी याद करना है, जेड स्क्वायर याद करना है। अब एल आई है ना, तो उसके लिए जेड क्या रखेंगे 3। करिए करिए करिए, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालिए। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर? हाँ? अच्छा, इन तीनों में रिलेशन एक बार बता दूं। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? जैसे टोटल एनर्जी किसके बराबर है बच्चों? माइनस आर काइनेटिक एनर्जी है। और क्या है? पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? किसके बराबर है? माइनस आर टू टाइम्स आर काइनेटिक एनर्जी प्लस होगा कितना? अच्छा ठीक है, माइनस आर टू टाइम्स आर काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी किसके बराबर है? माइनस आर काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या? पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस आर टू, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं क्या? माइनस आर टोटल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा ये? टू टाइम्स आर टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? टू टाइम्स आर टोटल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? माइनस आर टोटल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करो, 2t माइनस टी कितना? टी। ये याद कर लो, फॉर्मूला सारा सबसे सही यही है। ये दोनों फॉर्मूले याद करिए बच्चों। देखो, P बराबर क्या? P बराबर 2t, और T बराबर क्या? माइनस। बच्चों शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट और शॉर्टकट का शॉर्टकट देखिए। देखो पोटेंशियल किसके बराबर? सही तो है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस टू टाइम काइनेटिक एनर्जी था, और काइनेटिक एनर्जी यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस आर टी। तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर टू टी, टोटल टू टाइम टोटल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है। अच्छा, समझ में भी एकदम से आप देखो, ये फॉर्मूला देखा, टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, ये माइनस आर टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करो तो 2t माइनस टी कितना? टी। सारी चीजें वैलिड भी हो रही। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी। इसको याद करो, ये ज्यादा सही है। ये याद कर लो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर टू टाइम्स आर टोटल। ये भी सारे सही हैं, केवल उसका मैनिपुलेशन किया मैंने ना। पोटेंशियल एनर्जी किस है? अच्छा, अब शॉर्टकट बताना है पोटेंशियल एनर्जी का। टोटल एनर्जी तो पता है आपको, बस टू टाइम कर दीजिए पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अच्छा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो याद ही रखना पड़ेगा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर इसकी टर्म में बात करें तो क्या होगा? जूल के टर्म में। हाँ, माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जाएगा नहीं कहीं? अरे कर लेंगे, हो जाएगा। चलें आगे। क्या बोलो, क्या बोल रही हो? आंसर कितना आएगा? अच्छा, आंसर पूछ रही हूँ, आंसर निकालो कितना आएगा। आंसर तो निकाला नहीं है मैंने, चलो निकालते थे। कौन सा क्वेश्चन क्या करा रहे थे? टोटल एनर्जी किसकी करा रहे थे? सेकेंड ऑर्बिट ऑफ एल आई प्लस प्लस। सेकेंड ऑर्बिट है किसका? एल आई प्लस प्लस का। आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ रही है? 2t। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ रही है? माइनस टी। यही तो है। और टी क्या है? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो माइनस 13.6 जेड कितना? 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, बस उसका निगेटिव कर दीजिए, टी आ जाएगा, 2 टाइम कर दीजिए
नेगेटिव कर देंगे काइनेटिक एनर्जी आएगा, 2 टाइम कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी टर्म में याद करिए, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा कम है, ठीक है ना। चलो अब लिखते हैं हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन, ये हमने सारी चीजें निकाली, अब लिखो फॉर हाइड्रो, छोटी हेडिंग फॉर हाइड्रोजन एटम, छोटी हेडिंग, बात नहीं। हाँ हाँ भाई, हाइड्रोजन एटम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये हाइड्रोजन एटम। अरे स्टार्टिंग थी, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बोर साहब, पहला पहला कर रहे थे, तो पहला एलिमेंट को लेके इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स बना लिए ना। हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर 1, Z बराबर 1। तो लिखो कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, ये जो अभी बता रहे थे वही, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, E1 बराबर क्या, -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1, कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट के लिए E2 कितना हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब 1, एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे डायरेक्ट लिख लूं, निकाल लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। अच्छा ये सेकेंड ऑर्बिट है, या इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। एक और कर लो, थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसके लिए क्या हो जाएगा, E3 बराबर कितना की वैल्यू आएगी, E3 वैल्यू आएगी आपकी -1.51। फिर हम इसी तरीके से निकालेंगे E4, E4 की वैल्यू आएगी आपकी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 आएगा आपका -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर E6 आएगा आपका -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आएगा आपका E7, कितना आएगा -0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना लिख लो जल्दी से, नोट करिए। अब इसमें देखो थोड़ा सा हमको एक बात समझ में आ रही है, देखो पहली जो ऑर्बिट है उसमें एनर्जी कितनी है -13.6, और इसमें सेकंड में 3.4, गैप कितना था एनर्जी का, समथिंग मतलब 10 पॉइंट समथिंग। अच्छा अब गैप कितना है इसमें, इसमें कितना गैप है, हाँ मतलब लगभग 2 के अराउंड मान लू मैं, लमसम 2। अच्छा इसमें देखो, अब इन दोनों में, फिर इसमें और इसमें देखो कितना गैप है, गैप लगातार क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। पहले बड़ी सी गैप था, फिर गैप क्या होता जा रहा है, कम। जैसे जैसे एनर्जी स्टेट हमारा बढ़ रहा है, ये ऑर्बिट बढ़ रहा है, वैसे वैसे एनर्जी के बीच में गैप क्या है, यहां पर 0, इन दोनों के बीच में गैप कितना, बहुत ही कम, 0.5737, कितना गैप, बहुत ही कम। इन दोनों के बीच में तो कितना 0.110 का क्या होगा, 37 और 27, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप। कहा यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप था, कहा यहाँ पर 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप हो, तो गैप, एनर्जी गैप्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो अब हम लोग बनाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या बनाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम। हेडिंग डालिए एनर्जी लेवल डायग्राम। चलिए टॉपिक खत्म करना है, जल्दी नोट करिए, समझ में आ गया आपको, सब बता चुका हूं मैं। एनर्जी लेवल डायग्राम, देखो एनर्जी लेवल डायग्राम का क्या मतलब है, ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, 4, 5, 6, 7, देखो n बराबर 4, n बराबर
5 n बराबर 6। जो n बराबर 1 है इसका लेवल है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, और ये है आपका -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आपकी एनर्जी स्टेट मान लीजिए इनफाइनाइट है, जो ऑर्बिट है वो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट पे ऑर्बिट चला जाएगा तो वो न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जब फ्री हो जाएगा तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। ये देखो निगेटिव में था ना, निगेटिव फिर कुछ एनर्जी थी, तो ये पॉजिटिव की तरफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो जब इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। ये क्या है, एनर्जी लेवल है। ये जो लाइन है वो क्या है, एनर्जी लेवल। किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखो बेटा इसके बीच में पहले गैप, इन दोनों के बीच में क्या है, ज्यादा, फिर ये गैप लगातार क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, लगातार क्या हो रही है, एनर्जी का जो डिफरेंस है वो। और बाद में ये लाइन सारी ओवरलैप करने लगेगी, बाद में एनर्जी लेवल इतना कम हो जाएगा कि लाइंस क्या होने लगेंगी, ओवरलैप होने लगेंगी ना। तो अगर इसके टर्म में हम बात करें तो समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ऑर्बिट है, तो पहला वाला तो क्या होगा, दूर। अच्छा ये एनर्जी लेवल के टर्म में है, हाँ इसमें ही बता सकते हैं। तो ये हो गया n बराबर किसके लिए, 1 के लिए, ये n बराबर 2 के लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ कम। इसके टर्म में ज्यादा समझ नहीं पाओगे, बस ये गैप जो होता है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसी टर्म में बात करो, इसमें थोड़ा समझना मुश्किल है। गैप क्या होता जाएगा आपका, लगातार कम, और ऊपर स्टेट में चलेंगे तो ये क्या होता जाएगा, एकदम ओवरलैप कर जाएगा। अभी देखा था ना लास्ट वाले में, 7 वाले में और 6 वाले में कितना गैप पता था, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना, 0.1 इलेक्ट्रॉन। तो लगभग लाइन क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम लिखो, 1-2 लाइन और लिखो, 1 पॉइंट लिखो, जल्दी बनाओ। लिखिए, 1 लाइन लिखिए। आपने 5 पॉइंट लिखे थे ना, कितने पॉइंट लिखे थे पहले हम लिखा रहे थे, तो डिफाइनिंग स्टेबल ऑर्बिट कराया था ना, 5वां पॉइंट, डिफाइनिंग स्टेबल ऑर्बिट कराया था। तो ये स्टेबल ऑर्बिट के अंदर ये सारी कहानी चल रही थी जो अभी हमने कराया। अब 6 पॉइंट डालो। अब 6, ये जो सारी कहानी चल रही थी वो किसमें थी, स्टेबल ऑर्बिट डिफाइन किया, उसकी वेलोसिटी डिफाइन की, उसकी रेडियस डिफाइन की, उसकी एनर्जी डिफाइन की, ये सारी कहानी किसमें थी, ये स्टेबल डिफाइनिंग स्टेबल ऑर्बिट में, ठीक है। अब 6 पॉइंट डालिए, लिखिए, while revolving in a higher energy level, while revolving in a higher energy level orbit, while revolving in a higher energy level orbit, an electron may emit radiation, an electron may emit radiation, ब्रैकेट में प्रोटॉन, ब्रैकेट में फोटोन। रेडिएशन का क्या मतलब है, फोटोन, ठीक है, ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, while revolving in a higher energy level orbit, an electron may emit radiation, ब्रैकेट में फोटोन, of specific wavelength, of स्पेसिफिक वेवलेंथ, स्पेसिफिक वेवलेंथ को अंडरलाइन कर लीजिए, स्पेसिफिक वेवलेंथ, एंड फॉल्स ब्रैकेट में डी एक्साइट, ब्रैकेट में डी एक्साइट, एक्साइट नहीं हो रहा है, डी एक्साइट हो रहा है, एंड फॉल्स ब्रैकेट में डी एक्साइट to a lower energy level, to a lower energy level, full stop. The energy of such photon,
द एनर्जी ऑफ सच फोटोन इज ऑलवेज इक्वल टू energy of such photon is always equal to the difference in two energy level, equal to difference in two energy level. डिफरेंस का मतलब क्या है? मतलब हायर वाले में से लोअर हटा देंगे. द एनर्जी ऑफ सच फोटोन इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस इन टू एनर्जी लेवल. ठीक है, अब बात समझिए बच्चों. जैसे मैंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है या तो इस स्टेट में रह सकता है ना, यहां से कूदेगा तो कहां जाएगा भाई? n1 के बाद कौन सा ऑर्बिट है? 2 या क्या है? 3. और मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये हायर एनर्जी पे है कि लोअर एनर्जी पर है? एनर्जी सबसे कम किसकी है? माइनस में है ना, निगेटिव में एनर्जी देंगे तो ये इसको क्या बोला? हायर एनर्जी स्टेट. क्या बोला जाता है? हायर. क्यों बोला जाता है? क्योंकि एनर्जी क्या होती है? हाई होती है. ऊपर बढ़ रहा है ना, निगेटिव से जीरो की तरफ बढ़ रहा है ना, तो ये क्या है? हायर. अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, तो मान लो कि ये सेकंड स्टेट, ये थर्ड स्टेट हमने माना है. मतलब ये क्या है? एक सेकंड स्टेट से, चलो इसको बताते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे. यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से कहां आया? यहां पर आया. ठीक है, तो हम बोलेंगे En2 माइनस En1. इतनी एनर्जी इसने क्या की होगी? लॉस की होगी. इतनी एनर्जी इसने लॉस की, तभी तो आया. और लॉस की होगी मतलब क्या है? रेडिएशन इमिट किया. और रेडिएशन का मतलब फोटोन. और फोटोन आप लोग पढ़ चुके हैं. फोटोन की एनर्जी ये हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन. और एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब Sc बाई लैम्डा. Sc बाई लैम्डा बराबर En2 माइनस En1. अच्छा, En2 आपको पता है कितना? -3.4 माइनस ऑफ माइनस 13.6. ठीक है, कितनी वैल्यू आई थी इसकी? कितनी आई थी? 10.2 Sc अपॉन लैम्डा. तो लैम्डा बराबर क्या? लैम्डा बराबर Sc अपॉन 10.2. कैलकुलेट नहीं करेंगे, सुनो. Sc की वैल्यू फिक्स है, 10.2 फिक्स. तो लैम्डा की वैल्यू क्या है? फिक्स. लैम्डा की वैल्यू क्या है? फिक्स. तो कोई भी वेवलेंथ निकाल सकता है कि कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ ही निकालेगा? कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ ही निकालेगा. कोई भी वेवलेंथ ये निकाल भाई. वेवलेंथ तो डिपेंड कर रही है इन दोनों के डिफरेंस पे. एनर्जी डिफरेंस पे क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है. तो आप फोटोन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, इस शब्द का मतलब समझ में आया भाई? जो लैम्डा है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? दोनों स्टेट के एनर्जी लेवल के डिफरेंस पर. अब मैं बोल रहा हूं एक तो ये आ रहा है, एक यहां से नहीं कूदा, इलेक्ट्रॉन यहां से कूद गया. अब जो फोटोन एमिट होगा क्या उसका वेवलेंथ वही होगा कि अलग होगा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अलग होगा. अब सेकंड स्टेट क्या है? ये यहां से यहां पे कूदा. अच्छा, यहां से यहां चला है तो वही वेवलेंथ की अलग. तो अलग अलग ट्रांजिशन में अगर मैं बोलूं N2 से N1 में आ रहा है, या N3 से N1 में आ रहा है, या N3 से N2 में आ रहा है, या N5 से N4 में आ रहा है, हायर स्टेट. देखो इलेक्ट्रॉन कहीं भी कूद सकता है. यहां से यहां भी आ सकता है, और यहां से डायरेक्टली यहां भी आ सकता है. यहां से यहां आ जाए, यहां से यहां आ जाए, या यहां से यहां आ जाए. 3 से 2, 3 से 1 ना, कहीं भी आ सकता है. इलेक्ट्रॉन तो क्या कर सकता है? कहीं भी आ सकता है. लेकिन जब यहां से यहां आएगा बच्चों, तो इन दोनों के एनर्जी लेवल पर डिपेंड करेगी लैम्डा. और जब यहां से यहां आएगा तो इन दोनों स्टेट के एनर्जी लेवल पर डिपेंड करेगा. जब यहां से यहां आएगा तो इन दोनों के एनर्जी लेवल पर डिपेंड करेगा, डिफरेंस पर डिपेंड करेगा. तो क्या लैम्डा कुछ भी हो सकता है कि कुछ सेलेक्टेड लैम्डा ही होगा? कुछ सेलेक्टेड ही होगा. हर लैम्डा का फोटोन एमिट नहीं हो सकता. तो स्पेक्ट्रल लाइंस जो होगी, या स्पेक्ट्रम जो एमिशन स्पेक्ट्रम एमिट हो रहा है ना, रेडिएशन क्या कर रहे हैं भाई? यहां से यहां मान लो निकल आया. कंफ्यूज हो तो नहीं हो रहा तुम लोग? अगर मान लो यहां से यहां पर निकल के आया
तो लैम्डा 1 निकला, और यहां से यहां पर आया तो लैम्डा 1 ही निकलेगा कि कुछ और निकलेगा? लैम्डा 2 निकला। यहां से यहां पर आया तो लैम्डा, और जरूरी नहीं फर्स्ट स्टेट पर, यहाँ लो यहां से यहां निकला तो लैम्डा 4 निकला ना। तो स्पेक्ट्रम ऐसे बनाते हैं, ऐसे स्पेक्ट्रम है। तो मतलब ये लाइन मिल गई 1 2 3 4, ये लैम्डा 1 की लाइन, ये लैम्डा 2 की लाइन, ये लैम्डा 3 की लाइन, ये लैम्डा 4 की लाइन। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस। थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लाइमन और बामर की बात भी करेंगे। लाइमन, बामर, पी फंड, बहुत सारी सीरीज हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी बता देंगे, उसको बता देंगे। जैसे जब भी N1 पे कूद के आता, कहीं से कूद के आए भाई, N1 पे आने के कितने रास्ते हैं? N2 से आ सकता है, N3 से आ सकता है, N4 से आ सकता है, N5 से आ सकता है, कहीं से भी कूद के आए, कहां पे पहुंचे? N1 पे, तो लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज? लाइमन सीरीज। N2 पे कूद के आए तो कौन सी? बामर सीरीज। करा दूंगा अभी बेसिक समझिए। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हो गया? कुछ लिखाया मैंने आप लोगों को? हाँ, कहां तक? अरे आगे ही चले जाते हैं, यहां तक लिख लो। ये क्या देगा आपको? एमिशन स्पेक्ट्रम। इतना लिख के छोड़ो, वो डिटेल थोड़ा और बताना पड़ेगा उसके लिए, अभी वहां पे पहुंचेंगे। लाइमन थोड़ा सा बेस बन गया, ठीक है। लाइमन, अरे लाइमन नहीं, ओहो, एमिशन स्पेक्ट्रम। इससे हमारा क्या मिलेगा? एमिशन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट लिखिए 7 पॉइंट, इसको खत्म तो कर लें। नेक्स्ट लिखिए 7 पॉइंट। while revolving in a lower energy level, while revolving in a lower energy level, while revolving in a lower energy level, an electron may absorb radiation, an electron may absorb radiation, bracket में photon, while revolving in a lower orbit, lower energy level, an electron may absorb radiation, bracket में photon, of a specific wavelength, of a specific wavelength, and jumps bracket में excite, and jumps to a higher energy level, to a higher energy level. The energy of such photon, the energy of such photon is always equal to, is always equal to difference of two energy level, difference of two energy level. इसमें भी वही फॉर्मूला है, E बराबर EN2 माइनस EN1। अब इसमें हमको क्या मिलेगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या मिलेगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये भी समझा देते हैं, समझ लो। देखो, कोई इलेक्ट्रॉन था, इस यहां पर क्या कर रहा था? मस्ती से घूम रहा था, -13.6। अब इसको कुछ एनर्जी मिली, कैसे मिली? रेडिएशन से। कैसे मिली? रेडिएशन। तो कुछ एनर्जी इसने क्या की? एब्जॉर्ब किया, और ये यहां से कहां चला गया? यहां पर चला गया। तो कितनी एनर्जी मिली? Sc बाई लैम्डा। इसकी वैल्यू कितनी? 10 पॉइंट समथिंग जो भी आई थी एनर्जी स्टेट। तो बेटा ये एनर्जी भी तो भाई, लैम्डा एनर्जी फिक्स है तो लैम्डा भी फिक्स होगा भाई। अगर उतनी एनर्जी दे रहा होगा, छोड़े मैम, हाँ, अगर इतनी एनर्जी दे रहा होगा ये लैम्डा, तभी तो यहां से यहां जाएगा। तो एब्जॉर्ब भी स्पेसिफिक वेवलेंथ ही करेगा क्या? कोई भी वेवलेंथ कर लेगा भाई। यहां से चलो यहां नहीं जाना चाहता, क्या हम आगे चलते हैं, तो यहां ऐसी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा कि अब जो एनर्जी हो,
एनर्जी हो वो इन दोनों स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर हो। तो ऐसा ऐसा रेडिएशन आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के, कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा? या तो भाई इसका एनर्जी गैप फुलफिल हो जाए, या इसका फुलफिल हो जाए, या इसका फुलफिल हो जाए, उस स्टेट पे चला जाएगा। बीच में कोई एनर्जी होगी तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो एक सेलेक्टिव वेवलेंथ को वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और सेलेक्टिव वेवलेंथ को मतलब नहीं एब्जॉर्ब करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसमें अभी पढ़ाएंगे बच्चों। उसमें क्या होता है, जैसे लाइट आ रही है, लाइट आ रही है तो कुछ एक लाइट को एब्जॉर्ब, अच्छा चलो डिटेल में ही पढ़ाएंगे, कुछ एक लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एक लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ड्रॉबैक ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल कल कराएंगे ये।